हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? तो ये 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। उसके बीच में अलग अलग ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो ग्लैंड्स है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ये भी ह्यूमंस के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब का डाइजेशन कौन सा एंजाइम कर रहा है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को जो डाइजेशन है वो कहां पे हो रहा है, माउथ में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। और साथ साथ में जो भी स्टेप्स है न्यूट्रिशन का लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इसको भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देख लिया है अब तक एलिमेंट्री कनाल को। हम लोगों ने देख लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं वो। अब देखिए जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ लेट्स इनटू अ बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब देखो हमारा जो बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है, यहीं पे प्रेजेंट है टीथ और प्रेजेंट है टंग और यहां पे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना। हमारे ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप्स है न्यूट्रिशन का, दैट इज इंजेशन। दैट इज इंजेशन, यहां पे लिखते हैं ना, दैट इज इंजेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का इंजेशन वाला। देखो इंजेशन का मतलब हम लोग को पता है, इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। हम लोगों के पास स्पेशल ऑर्गन है इंजेशन के लिए जो है माउथ, और हम लोग अपने हाथ के हेल्प से खाना को उठाते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं और यहां पे हो जाता है इंजेशन। अब हम लोग जो फूड है उसको अपने मुंह में लिए, इंजेशन कर लिए। अब जो फूड है वो माउथ से होकर जाएगा बकल कैविटी में। कहां पे जाएगा फूड? बकल कैविटी में या ओरल कैविटी में। अब यहां पे बकल कैविटी में प्रेजेंट है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या कर रहा है वो देखो। देखो जो टीथ है वो फूड को कट करेगा, स्मॉल छोटा छोटा उसको कट करेगा, ग्राइंड करेगा, उसको च्यू करेगा, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं जो टीथ है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फिजिकल डाइजेशन क्या करता है जो टीथ? तो ये टीथ को, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कट करता है, चबाने में हेल्प करता है, उसको ग्राइंड करता है या क्रशिंग करता है, क्रशिंग। तो ये सब काम है टीथ का, इसको हम लोग बोल दिए फिजिकल डाइजेशन। अब आगे आएंगे, टंग प्रेजेंट है। टंग क्या करता है? तो जो भी हमारे माउथ में सलाइवा है उसको फूड के साथ वो मिक्स करता है ना। टंग क्या करता है? हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड इन सलाइवा। देखो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है ना। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है? सलाइवा। और सलाइवा में प्रेजेंट रहता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जैसे ही फूड में जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स कर दिया, मतलब कि सलाइवरी अमाइलेज भी मिक्स हो गया और हमारे माउथ में ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को। याद रखना हम लोगों में जो डाइजेशन का
प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट इनटू अ सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये हो रहा है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, दैट वाज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो क्या हो रहा है हमारे माउथ में? जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जा रहा है सिंपल शुगर में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। या बोलो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलो या पॉलीसैकेराइड बोलो, है ना। और ये टूट जा रहा है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, वो दो शुगर से मिलकर बना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड है या जो टंग है, जो सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प कर रहा है, ये करवा रहा है केमिकल डाइजेशन। क्या करवा रहा है ये? केमिकल डाइजेशन। होप आप लोग को यहां तक समझ आया है। जो टिथ है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे माउथ में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब देखिए इससे आगे बकल कैविटी के बाद जो फूड है वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद आएगा फेरिंग्स। देखिए ये फेरिंग्स, ये इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू अंदर जा रहा है, या हम लोग जो खाना खा रहे हैं, फूड अंदर जा रहा है, वो दोनों फेरिंग्स से होकर गुजरता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। देखिए एक टर्म होता है जिसका नाम है ग्लॉटिस, GLOTTIS। ये ग्लॉटिस क्या है? तो इट इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये जो ग्लॉटिस है ना, विंड पाइप, इसके ऊपर एक कवर प्रेजेंट है। वो कवर है कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, उसका नाम है एपीग्लॉटिस। समझना यहां पे, ग्लॉटिस जो कि विंड पाइप का ओपनिंग है, उसके ऊपर लगा हुआ है ढक्कन, उस ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस क्या करता है? तो ये विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। एपीग्लॉटिस prevents the food to enter into the windpipe। ये काम है एपीग्लॉटिस का, ठीक है ना। देखो फेरिंग्स क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एंड एपीग्लॉटिस इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट ओवर द ग्लॉटिस एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। यहां तक समझ आया? क्लियर है। अब आगे देखो, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स लेट्स इनटू ओएसोफेगस। ये ओएसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है। देखो इसी को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ओएसोफेगस में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, ये बस एक रास्ता है जिससे कि जो फूड है वो हमारे माउथ से होकर चला जाए स्टमक में। ओएसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। अब ये जो फूड का मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? देखो जैसे ही जो फूड है वो माउथ से होकर स्टमक में जा रहा है, तो जो ओएसोफेगस का वॉल है वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है। ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ओएसोफेगियल वॉल को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो फूड है वो माउथ से जा रहा है स्टमक में। अब देखो इससे आगे ओएसोफेगस के बाद जो मेरा फूड है वो चला गया स्टमक में, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम लोग स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखो जो फूड है, या हम लोग इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं, वो आ गया है ओएसोफेगस के द्वारा स्टमक में। अब मान लो ये ओएसोफेगस है, यहां से ये स्टमक है,
ये स्टमक है ना, स्टमक क्या होता है, इट इज अ जे शेप्ड, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गेन है जिसका 3 पार्ट होता है ना, स्टमक का 3 पार्ट होता है। जहां से ये ओएसोफेगस स्टमक से जुड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक रीजन। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस, और यहां पे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो याद रखना, स्टमक एक जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गेन है जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और स्टमक का 3 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ओएसोफेगस से जो फूड है वो गया स्टमक में, यहां पे प्रेजेंट रहता है स्पिंटर, इसका नाम है गैस्ट्रोओएसोफेगियल स्पिंटर, गैस्ट्रोओएसोफेगियल स्पिंटर। ये गार्ड करता है ना, ओएसोफेगस का ओपनिंग को स्टमक में गार्ड करता है, एंड इसका नाम है गैस्ट्रोओएसोफेगियल स्पिंटर। और यहां पे जो पाइलोरिक रीजन है, स्टमक के बाद क्या आएगा, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मस्क्यूलर स्पिंटर गार्ड कर रहा है इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाएगा उसके बीच का जो ये मसल्स प्रेजेंट है, इट इज अ पाइलोरिक स्पिंटर। अब देखो ये तो जनरल स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया, उसका 3 पार्ट होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है। अब देखो यहां पे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, किस चीज का डाइजेशन होता है उसको समझेंगे। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है, और जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसके अंदर मेनली 3 सब्सटेंस है। पहला चीज है स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा चीज है यहां पे एंजाइम्स है एक पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा है म्यूकस। याद रखना, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है, और गैस्ट्रिक जूसेस में 3 सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इसका काम हम लोग देख लेते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि जो स्टमक के अंदर एसिडिक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस है ना वो एसिडिक नेचर का है। क्यों एसिडिक नेचर का है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है इसीलिए जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। हम लोग बोलेंगे जो पेप्सिन है उसको अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और इस पेप्सिन को जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है, हम लोग फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया या कोई भी अनवांटेड पैथोजेंस को भी खा सकते हैं ना, इंजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको मारना वो कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग 2 काम देखे। पहला काम, हम लोग फूड के साथ जो भी पैथोजेंस को खा रहे हैं जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन कर सके। तो आप लोग को यहां से समझ आ रहा होगा, हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन that only activate in acidic medium, and that acidic medium is provided by hydrochloric acid present in stomach। अब देखिए तीसरा, ये म्यूकस। ये म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का काम है, देखो क्या है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या कर सकता है, अपने खुद के स्टमक वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको भी वो गला सकता है, उसका इरोजन कर सकता है। तो ये म्यूकस प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने खुद के स्टमक वॉल को डिस्ट्रॉय करने से। अगर म्यूकस एब्सेंट होगा ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इरोजन कॉज कर देगा, जिससे हम लोगों के पेट में अल्सर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये काम है म्यूकस का। म्यूकस क्या कर रहा है, तो ये अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रोक रहा है ताकि वो खुद के स्टमक वॉल को डिस्ट्रॉय ना करे। यहां तक क्लियर है। अब देखो हम लोग यहां पे देखें कि
पेट में डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन, एंड द पेप्सिन इज ओनली एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज HCl। अब क्या है, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है वो आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है डिओडेनम। ये जो डिओडेनम है ये सी शेप्ड होता है। डिओडेनम आप लोग देख रहे होंगे स्टमक से, अभी जैसे स्टमक बनाए थे ना, जैसे ये स्टमक है तो यहां से ऐसे जो निकला ये डिओडेनम था। ये स्टमक है, यहां पे ये डिओडेनम है, यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, ये डिओडेनम है। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है जेजुनम। जेजुनम ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जो कि मिडिल पोर्शन है, कॉइल्ड मिडिल पोर्शन। और तीसरा जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम। ये जो इलियम है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पोर्शन है इलियम, इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब कि जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन्स का डाइजेशन और फैट्स का डाइजेशन सारा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां तक क्लियर है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हम लोग समझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग स्मॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नैरो ट्यूब है ना, बहुत पतला होता है, नैरो होता है, लेकिन ये लंबा है, लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल बोलते हैं क्योंकि ये नैरो है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 2 जगह से सिक्रेशंस आता है। एक जगह से आता है लीवर का सिक्रेशंस और दूसरे जगह से आता है पैनक्रियाज का सिक्रेशन, है ना। हम लोग बोल रहे हैं कंप्लीट डाइजेशन होता है। और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रेशन जिसको इंटेस्टिनल जूसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूसेस। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां से सिक्रेशन आ रहा है लीवर से और पैनक्रियाज से। लीवर से आ रहा है बाइल, है ना, लीवर से आ रहा है बाइल। ये क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। पैनक्रियाज से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस। और ये पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट है एंजाइम ट्रिप्सिन। एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है लाइपेज और एक और एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये सब कहां से आ रहा है? ये सब पैनक्रियाज से आ रहा है जो कि एक ग्लैंड है। और लीवर क्या है? लीवर भी एक ग्लैंड है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल रिलीज करता है। ये जो बाइल है ना, ये क्या है? ये ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है, ग्रीनिश येलोइश लिक्विड, जो कि मेनली हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। हम लोग जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाए थे तो वहां पे एक गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर दिखाए थे। ये बाइल वहीं पे स्टोर होता है। देखो बाइल कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल है, देखो बाइल है ना, ये ग्रीनिश येलोइश लिक्विड है जो कि नॉर्मली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके पास बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसका अभी हम लोग देखेंगे। देखो जो लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल या बाइल सॉल्ट्स, बाइल के पास ही सॉल्ट होता है। ये होता है अल्कालीन नेचर का। क्या होता है? ये जो बाइल है ना, ये जो बाइल है ये होता है अल्कालीन नेचर का। अल्कालीन नेचर का होने से क्या फायदा है कि स्टमक में जो मेरा फूड एसिडिक हो चुका है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अब आगे आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन आ रहा है लीवर का जो कि बाइल है, और बाइल अल्कालीन नेचर का है। इसलिए जो मेरा स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है वो अल्कालीन बन जा रहा है। और अल्कालीन बन जाने से क्या फायदा है? तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस है ना वो एक्ट कर सके। पैनक्रियाटिक जूसेस को काम करने के लिए एसिडिक फूड नहीं चाहिए। पैनक्रियाटिक जूसेस को काम करने के लिए अल्कालीन चाहिए। और वो अल्कालीन कौन कर दे रहा है? बाइल कर दे रहा है। एक काम तो ये है बाइल का। दूसरा काम है यहां पे जो बाइल सॉल्ट्स है
ये फैट्स का ब्रेकडाउन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। हम लोग क्या पढ़े अभी? बाइल का दो काम है, एक तो एसिडिक फूड को अल्कालीन करना ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर सके, और बाइल सॉल्ट्स का दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का ब्रेकडाउन करना ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम आ रहा है वो फैट्स का डाइजेशन कर सके। तो होप आपको यहां तक समझ आया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर से सिक्रेशंस आ रहा है और पैनक्रियाज से सिक्रेशंस आ रहा है। लीवर के सिक्रेशंस को हम लोग बाइल सॉल्ट्स बोल रहे हैं और पैनक्रियाज के सिक्रेशंस को हम लोग पैनक्रियाटिक जूसेस बोल रहे हैं, और वहां से आ रहा है ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब क्या हो रहा है यहां पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो हम लोग सबसे पहले माउथ में देखे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन यहां पे भी डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पैनक्रियाज से आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च है ये डाइजेस्ट होके बन जा रहा है सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज, या हम लोग बोल सकते हैं ये पॉलीसैकेराइड है जो कि बन जा रहा है डाइसैकेराइड। ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन कर दे रहा है ना, प्रोटीन्स को तोड़ दे रहा है अमीनो एसिड्स में। और ये जो लाइपेज है ये फैट्स का डाइजेशन कर रहा है, फैट्स को तोड़ दे रहा है फैटी एसिड और ग्लिसोल में। अब देखो यहां पे जो भी हम बोल रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट गया ग्लूकोज में, जो प्रोटीन्स है वो टूट गया अमीनो एसिड में, और जो फैट्स है वो टूट गया फैटी एसिड और ग्लिसरोल में, है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। ये सब जो है ना ये सब बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो हम लोग इंजेक्शन पढ़े, इंजेक्शन में हम लोग देखे कि हम लोग अपने हाथ का यूज करके फूड को खा लिए, अपने मुंह में रख लिए। फिर उसके बाद हम लोग डाइजेशन पढ़े, डाइजेशन में हम लोग देखे माउथ में डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सबका। अब क्या हुआ ना, डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल था वो टूट गया है सिंपल में, सिंपल में टूट गया, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है। अब इसको एब्जॉर्प्शन होगा, ये जो सारा सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स है जो डाइजेशन के बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिला है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और ये एब्जॉर्प्शन कहां होगा? ये भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में। देखो क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो इनर लाइनिंग है यहां पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। मान लो कि ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है? ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है, यहां पे इसका जो इनर लाइनिंग है ना यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड में। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना इसका नाम है विल्लाई, VILLI। ये विल्लाई क्या करता है ना, सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है ताकि हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके। रैपिड एब्जॉर्प्शन बोलने का मतलब है कि डाइजेशन के बाद जो हम लोगों को सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स मिला है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाए, और ब्लड से फिर वो कहां चला जाएगा? पूरे बॉडी के सेल्स के पास पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, जो कि न्यूट्रिशन का एक स्टेप्स है। और एसिमिलेट जब हो जाएगा, हमारा पूरा बॉडी के सेल्स के पास पहुंच जाएगा, तो उस एब्जॉर्ब्ड फूड से, उस एसिमिलेट फूड से हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे, और उस एनर्जी का यूज करेंगे ग्रोथ में, रिपेयर में, मेटाबॉलिज्म में। अब देखो जो एनर्जी आया उसका हम लोग यूज कर लिए ग्रोथ में, रिपेयर में, मेटाबॉलिज्म में। तो ये विलाई क्या कर रहा है ना, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। यहां तक हम लोग सीख लिए। अब देखो इसके बाद एसिमिलेशन हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे ब्लड में पहुंच गया, हम लोग उससे एनर्जी ऑब्टेन कर लिए, उस एनर्जी का यूज हम लोग अपने लाइफ प्रोसेसेस में किए। अब देखो क्या है ना, बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड है जो कि बचा हुआ है, मतलब इसका हम लोग अभी यूज नहीं किए हैं, तो ये स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। आप लोग याद रखना, एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है ग्लाइकोजेन, और प्लांट में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। ये ग्लाइकोजेन क्या है? तो ये एनिमल का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, एनिमल स्टोर्ड फूड मटेरियल, और ये हम लोगों में होता है लीवर में, लीवर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और ये जो स्टार्च है ये प्लांट का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है।
ऐसा नहीं है कि जितना भी खाना हम लोग खाए या जितना भी खाना हम लोग डाइजेस्ट किए उसको तुरंत यूज कर लिए, है ना, तुरंत यूज नहीं करते हैं, कुछ हम लोग स्टोर्ड करके रखते हैं। हम लोगों के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो है आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया। अब क्या है ना, बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड है। ऐसा नहीं कि हम लोग जितना खाना खाए सबको डाइजेस्ट कर दिए, अनडाइजेस्टेड फूड है वो आया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, जिसका नाम है सिकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, सिकम, कोलोन और रेक्टम। देखो ये जो सिकम है ना, ये हम लोग बनाए थे, ये जो सिकम है, यही सिकम से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है इसका? अपेंडिक्स। ये हम लोगों में कोई काम का नहीं है, हमारे में प्रेजेंट है। हमारे में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था और उस समय फंक्शनल था, लेकिन अभी हम में है प्रेजेंट, लेकिन हमारे में वेस्टिजियल हो चुका है। वेस्टिजियल मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेन्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वैसे ऑर्गेन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गेन्स बोलते हैं। और उसका एक एग्जांपल है अपेंडिक्स, और ये अपेंडिक्स अराइज होता है सिकम से, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम से। ये अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स में डाइजेशन का काम करता था, ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन अब हम लोग में ये कोई काम का नहीं है। सिकम के बाद आ गया कोलोन, और फिर यहां पे आता है रेक्टम और फाइनली एनस, है ना। ये डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये रेक्टम है और ये एनस है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, जो भी कंप्लीटली डाइजेशन होना था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी कुछ वाटर बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तभी तो लास्ट में जो हम लोग को फिकल मैटर मिलता है या जो भी वेस्ट मिलता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि उसका जो पूरा वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना ही काम है। अब देखो ये रेक्टम है, रेक्टम में कुछ समय के लिए जो मेरा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो स्टोर रहता है, और फिर फाइनली जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो ये जो एनस के द्वारा हम लोग जो भी फिकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उसको इजेस्ट कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो यहां पे जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो कंप्लीट होता है। पहले इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ और फिर इजेशन हो गया। अब देखो ये जो इजेशन होता है ना, इसी को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द वेस्ट फ्रॉम द एनस इज कॉल्ड इजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन, डेफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिकल मैटर को रिमूव कर रहे हैं हमारे बॉडी से, फिकल मैटर को रिलीज कर रहे हैं हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, स्टूल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हुआ। अब देखो आप लोगों को एक याद करने के लिए हम समरी बताते हैं, कैसे इसको याद करना है, कहां पे किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ, माउथ में भी डाइजेशन हो रहा है ना, डाइजेशन इन माउथ। देखो माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स है, बहुत सारे शुगर से मिलकर बना हुआ है। सैकेराइड्स मतलब शुगर होता है और पॉली मतलब बहुत, इसी को स्टार्च बोल लो। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, इसका पीएच जो है वो 6.8 के आसपास होता है, जो आप लोग को इतना जानना नहीं है। ये टूट जाता है सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में, जिसका नाम है माल्टोज। इसी को हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। देखो पहले क्या हुआ ना, पॉलीसैकेराइड था, मतलब बहुत सारे शुगर से मिलकर बना, फिर वो टूटा तो बन गया डाइसैकेराइड, मतलब अब बस यहाँ पे 2 शुगर प्रेजेंट है जिसका नाम माल्टोज है। तो ये हो रहा है माउथ में। उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, तो स्टमक में हम लोग देखें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन। डाइजेशन इन स्टमक,
स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ना, ये एक्टिव होता है एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में। पहले ये पेप्सिनोजेन रहता है जो कि इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। लेकिन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये एक्टिव हो गया। अब ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन का डाइजेशन करेगा कौन? पेप्सिन। और ये पेप्सिन को ये जो प्रोटीन को तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड्स हम लोग बोल सकते हैं, या प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स। सिंपली अमीनो एसिड आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा। सिंपली कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा सिंपल शुगर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पैनक्रियास से आ रहा है। प्रोटीन्स टूट जाएगा ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में, ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाज का एंजाइम है, ट्रिप्सिन। डाइपेप्टाइड बोल लो, डाइपेप्टाइड्स। और फैट्स का डाइजेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज। लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में। देखो आप लोग इसको बढ़िया से लिख सकते हैं ना। स्टमक माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा सिंपल शुगर में। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। एंड फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पे जो डाइजेशन है ह्यूमन बींग्स का वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है और जो जो पॉइंट हम क्लास में बोले हैं वही लिखना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इसी तरह का बायोलॉजी का वीडियोस।